ओके, चलो इंटरनेशनल आज का फर्स्ट जो टॉपिक है ये है यूएस से रिलेटेड। अच्छा, यूएस का सर पहले भी एक बार न्यूज़ आया था, जो लोग पहले से कर रहे हो क्लास। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि सेनेट में कितने मेंबर्स होते हैं? यूएस का जो अपर हाउस है सेनेट में, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली हम बताएँगे, लेकिन कुछ लोग को जिसको पता है, उससे हम पूछना चाह रहे हैं। अच्छा देखें कितने लोग को पता है। उम, तूफ़ा बोलो। 100। 100। अच्छा मीरा बताओ 100 कहाँ से आते हैं? 50 स्टेट्स से। 50 स्टेट से। अच्छा, तो 50 स्टेट से कितने-कितने कहाँ से? मीरा कंटिन्यू। सारे स्टेट से 2। अच्छा 2-2 चलो सही है। तो ये न्यूज़ क्या है? ये जॉर्जिया का है, जिसमें कि क्या है कि 2 जो सीट है, वो 2 सेनेट में जॉर्जिया से जाएँगे। तो वहाँ पे एक रूल है कि जो मतलब वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है, तो यूएस में ऐसा है कि 50 स्टेट्स में हर स्टेट का जो इलेक्शन का रूल है, वो उन लोग बनाने के लिए फ्री है। मतलब क्या कि जैसे कि अगर जॉर्जिया में जो हो रहा है, हम सिर्फ जॉर्जिया का भी फिलहाल बात करें, बाकी का बात करेंगे। तो जॉर्जिया में जैसे हो रहा है, तो वहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो 2 कंटेंडर होंगे, 3 कंटेंडर कैंडिडेट्स होंगे, जो भी होंगे, उन लोगों को 50% वोट आना ज़रूरी है। मतलब एक को कम से कम 50% वोट क्रॉस करना ही होगा, तभी वो इलेक्ट होंगे, ठीक है? ये रूल है। तो अभी जॉर्जिया में कैंडिडेट्स के बीच में हुआ, तो जिसमें कि अगर उन लोगों को 50% अबव नहीं आ रहे, सपोज़ 3 कैंडिडेट्स हैं, किसी को कुछ आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, मतलब 50 किसी का क्रॉस नहीं किया, तो फिर से री-इलेक्शन होगा, ठीक है? तो इसमें क्या है, यही हुआ जॉर्जिया में, वो कंटेंडर थे, जिसमें कि ऑसफ है, उसमें 49.8% आया, सॉरी 47%, और एक और जो है उसको 49.8% आया, फिर साने हेज़ल को वो कुछ और आया, तो ये इस तरह से सब मतलब 50% कोई क्रॉस नहीं किया। तो इसीलिए फिर से वोट होगा। वोटिंग वहाँ पे फिर से होगा, जब तक वहाँ पे 50% क्रॉस नहीं करे। तो यहाँ पे न्यूज़ ये है, तो ये जो है इसमें ये पोल इसलिए इस पे सबका नज़र है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से 2 अ, अच्छा और एक क्वेश्चन पूछते हैं पहले। वहाँ पे कौन 2 मेजर पार्टी है यूएस में? जो वहाँ पे मेजर पार्टीज़ कौन-कौन से हैं? 2 पार्टी। अच्छा, तूफ़ा। अच्छा तूफ़ा ही बोलो। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। हाँ, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। तो अभी ये बताओ कि अच्छा ठीक है, इतना ही ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि अभी जो सेनेट में जो रूल अभी जो प्रेज़ेंट कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंगली रिपब्लिकन वहाँ 50 है, और जो ये है डेमोक्रेट्स है वो 48 है, ठीक है? 2 नॉमिनेटेड है। तो ये अगर ये 2 यहाँ से चले जाते हैं, तो दोनों का 50-50 हो जाएगा, क्योंकि 2 रिटायर किए इसलिए 2 के लिए कंटेस्ट हो रहा है, तो दोनों का 50-50 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, और फिर अभी याद करो, अभी जो बिडेन जीतेंगे तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो चेयर होगी, वो होगी कमला हैरिस, तो वो तो हो गए डेमोक्रेट्स की तरफ से। तो अगर दोनों का 50-50 होता है, तो जो वो कास्टिंग वोट होगा, होगा ही कास्टिंग वोट ड्रॉ के केस में, तो कास्टिंग वोट किसके फ़ेवर में होगा? तो डेमोक्रेट्स के फ़ेवर में होगा। तो इससे ये बोल रहा है कि मतलब इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा नज़र है कि अगर इन केस डेमोक्रेट्स वहाँ पे डेमोक्रेट के कैंडिडेट वहाँ चले जाते हैं, तो क्या होगा, 50-50 सेनेट में टाई हो जाएगा, और कमला हैरिस जो है वहाँ पे देखा जाए तो फिर सेनेट में मेजॉरिटी हो जाएगा बिडेन का, बिडेन गवर्नमेंट का। तो कोई भी पॉलिसी बनाने में, डिसीजन मेकिंग में एटलीस्ट, अच्छा ये और एक बात बोल दें कि ये जो टर्म होता है 6 इयर्स का टर्म होता है सेनेट का, तो ये जो इलेक्शन हो रहा है ये 2 साल के लिए ही हो रहा है। मतलब ये जो सीट जो होगा ये 2 साल के लिए ही वहाँ पे वो लोग सर्व करेंगे। तो एटलीस्ट 2 साल के लिए तो उन लोगों का वहाँ मेजॉरिटी हो जाएगा, 2 साल के लिए कोई भी जो
डिसीजन होगा पॉलिसी का, तो वो फेवर किसके फेवर में होगा? डेमोक्रेट्स के फेवर में होगा। बस इसीलिए ये पोल पे सबका बहुत ज़्यादा नज़र है कि फिर मतलब कोई भी पॉलिसी मेकिंग मेजरली जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में जो कोई भी पॉलिसी मतलब किस मुद्दा से रिलेटेड पॉलिसी में उन लोगों का डिस्प्यूट रहता है, तो याद रखो कि ये इमिग्रेशन उन लोगों का एक मेन मुद्दा है। दोनों के बीच में इमिग्रेशन बहुत मेन मुद्दा है। डेमोक्रेट्स फेवर रहते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसीज को थोड़ा-सा लिबरलाइज़ किया जाए, और रिपब्लिकन जो रहते हैं वो जो इमिग्रेशन पॉलिसीज को हमेशा वो रेस्ट्रिक्ट करने के कोशिश में रहते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो भी इमिग्रेशन पॉलिसीज है वो थोड़ा-सा लिबरलाइज़ होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है? और आगे आते हैं, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हम पहले ही बात बोल दिए, हर एक स्टेट अपना-अपना जो वोटिंग शेयर्स है, मिनिमम शेयर्स, वो डिसाइड करने के लिए फ्री है, ठीक है? फ्री टू डिसाइड देयर व्हाट विल बी देयर मिनिमम शेयर ऑफ वोट्स। तो उसी तरह से क्या है, जॉर्जिया में 50% है, बाकी और भी कंट्रीज़ का है, यहाँ पे पढ़ लेना। यहाँ पे अलग-अलग कंट्री का कहीं पे 40% ही है, और कोई-कोई का अपने हिसाब से है, जो पहले जो ज़्यादा परसेंटेज लाए, वो जीत गया, उस तरह से, ठीक है? तो ये उसी तरह का थ्रेशोल्ड सबका डिसाइडेड है। अच्छा, और क्या असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा, हम क्या-क्या ये इलेक्शन से क्या-क्या लोगों को मतलब किस-किस मुद्दे पे नज़र है। एक तो डेमोक्रेट्स का मेजॉरिटी हो जाएगा सेनेट पे, पॉलिसी मेकिंग में डेमोक्रेट्स 2 साल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, क्योंकि देखा जाए तो लोअर हाउस में उन लोगों का मेजॉरिटी है ही, बिडेन है ही, फिर मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेट्स 2 साल फ्री हो जाएँगे पूरा। और क्या? और हो जाएगा क्या, जुडिशियरी में भी। अच्छा, जुडिशियरी का पहले भी तुम लोग न्यूज़ पढ़े हो, वहाँ का यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फेडरल कोर्ट है, उसका जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? रेज़ योर हैंड्स। ओनली अनिमेष? अच्छा, अनिमेष भी हाँ, हैंड्स डाउन कर लिए। अनिमेष बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीनेट करता है अपॉइंटमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। बोल मतलब थोड़ा उल्टा बोलेंगे। बोलेंगे प्रेसिडेंट करता है और उसको फिर अप्रूव कराया जाता है सेनेट से। ठीक है? तो अगर डेमोक्रेट्स के होंगे, तो फिर उसी के जो होंगे कैंडिडेट्स चले जाएँगे जुडिशरी में, अपॉइंटमेंट में भी, और सेनेट में अगर इन लोगों का मेजॉरिटी होगा तो उसको पास करवाना भी मतलब मुश्किल नहीं होगा। तो वही कंसर्न यही है कि फिर उसके बाद जुडिशरी में भी इन लोगों का इंटरफेरेंस, मतलब रिपब्लिकन जो मेजॉरिटी सॉरी डेमोक्रेटिक जो कैंडिडेट्स होंगे उनका मेजॉरिटी बढ़ जाएगा, और ये दूसरा कंसर्न। तो इसीलिए ज़्यादा नज़र किस पे है? जॉर्जिया पे। और जॉर्जिया के बारे में ये बात भी बताया गया है कि पहले ट्रेडिशनली जॉर्जिया पे स्ट्रॉन्ग होल्ड था रिपब्लिकन का। लेकिन इस बार जो विक्ट्री हुआ है, वो क्या है? अभी जो रीसेंट विक्ट्री हुआ है, वो दिख रहा है कि डेमोक्रेट्स का हो रहा है। इसलिए चांसेस बहुत बढ़ जाता है कि जो डेमोक्रेट्स ही वहाँ से जीतने का चांसेस बढ़ रहा है। इसीलिए सबका नज़र उसके इलेक्शन पे है। तो बाकी तुम लोग पढ़ना, ये बाकी समझ में आ जाएगा। हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है यूएस का ही है अभी फिल, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ में है तो यूएस का बहुत सारा न्यूज़ है, तो और एक ये भी है। अच्छा, पहला बार ऐसा हुआ है कि ट्रम्प का ट्रम्प किसी बिल को वीटो किए हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वीटो का मतलब क्या होता है? एनीवन एक्सप्लेन? पूजा। ओके, पूजा बोलो। मैम, अगर वीटो पावर का यूज होता है तो मतलब अगर कोई भी बिल या रेजोल्यूशन है तो मतलब पूरी तरह से ना कह सकते उसको, और वो मना मतलब सीधा-सीधा यही बोलते हैं कि हाँ, उसको नाव कर दिए, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिए, मतलब वीटो कर दिए, मतलब रिजेक्ट कर दिए, ठीक है? और मतलब ना बोल दिए, ठीक है? तो एक जो ट्रम्प एक डिफेंस बिल था,
ठीक है, उसको वीटो किए। तो उसको जो वीटो किए, तो अगर यूएस में एक कंडीशन है कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी बिल को वीटो करते हैं, तो उसको ओवरराइड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव करवाना पड़ेगा। सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ है कि ये डेमोक्रेट्स कंट्रोल्ड हाउस जो भी, तो ये क्या हुआ, ओवरराइड किया है ये डोनाल्ड ट्रम्प का वीटो जो डिफेंस बिल को किया है। तो ये फर्स्ट वीटो ओवरराइड इसका प्रेसिडेंसी में हुआ है। तो बस उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से वो ओवरराइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन-कौन सा क्या है, तो ये बिल में था क्या? तो इसमें मतलब ये बिल था, मतलब ये डिफेंस बिल का नाम था नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, एनडीडीए, जिसमें कि एक सेकंड, अच्छा हम रिपीट कर रहे हैं। ये ट्रम्प के टर्म का फर्स्ट मतलब प्रेसिडेंट जो टर्म है, सॉरी ट्रम्प है जो, उसके प्रेसिडेंसी का फर्स्ट ओवरराइड है। ठीक है, ये मतलब यूएस हिस्ट्री का नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वीटो ओवरराइड ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, इसलिए ये याद रखोगे, ट्रम्प का है। तो इसमें क्या था, तो इसमें ये था कि 3% पे रेज ऑफ यूएस ट्रूप्स का था, और मतलब मिलिट्री प्रोग्राम्स के लिए कुछ अमाउंट था। तो उस और मिलिट्री प्रोग्राम्स एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस बिल पे जो ट्रम्प थे वो वीटो कर दिए थे। तो उसको ओवरराइड कर दिया गया, मतलब कि वो बिल अब पास होगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये हुआ। आगे ये क्या है, एक इकोनॉमिक काउंसिल है जिसमें भारत रामामूर्ति है। ये तुम लोग का पढ़ने का है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है जो हम बताएं। आगे अच्छा, ये क्या है, ट्रम्प एक्सटेंड्स वीजा बैन अंटिल March 31। तो ये वीजा बैन, तो हम पहले ही बता दिए हैं कि वीजा बैन बहुत मतलब जब से ट्रम्प आए हैं, इमिग्रेशन, हम पहले ही ये बात क्लियर किए कि दो पार्टी में किस चीज को लेके ज्यादा डिस्प्यूट रहता है, या दोनों किस चीज को मुद्दा लगा बना करके मतलब वोट्स हासिल करने का कोशिश करते हैं। मेन मुद्दा जो दोनों के बीच में क्या है, अभी जस्ट हम बोले हैं, वो कोई बताओ। अनिमेश बोलो। इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, तो ट्रम्प जब से आए हैं तब से इमिग्रेशन लॉज को बहुत टाइट किए हैं। तो ये अभी क्या किए हैं कि ये पेंडेमिक रिलेटेड जो भी बैन थे, वो ग्रीन कार्ड्स और वर्क वीजा पे वो पहले इम्पोज कर दिए थे, वो 31 मार्च तक फिर एक्सटेंड कर दिए। और इसमें क्या है कि इसमें जो फेडरल कोर्ट है वो उसका पक्ष लिया है, मतलब ट्रम्प का साइड लिया है, और बोला है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको अपने से अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा, इमिग्रेंट्स टू हैव देयर ओन हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसको लेकर के बैन हुआ था। अब क्या है, आगे और भी न्यूज है कि अब ट्रम्प तो ये कर दिए, कोर्ट भी साइड ले ली। दैट मीन्स कि क्या, जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा। अब बिडेन जब आ गए हैं, मतलब बिडेन का प्रॉमिस, मतलब ऊपर सबका नजर है कि वो क्या करेंगे। तो बिडेन क्या है, बिडेन कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेके कभी भी अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ वैसा कुछ बोले नहीं। और क्या, अब ट्रम्प क्या क्या किए हैं वो देख लो। ट्रम्प क्या किए हैं, ग्रीन कार्ड तो हम पहले ही बता दिए, ग्रीन कार्ड जो भी इश्यू हुआ है उन लोगों को लार्जली टारगेटेड, जो भी है जो ग्रीन कार्ड्स है उन लोगों का जो लार्जली टारगेटेड, वो मेंबर्स जो फैमिली मेंबर्स जो ऑलरेडी यूएस में हैं, उन लोगों पे भी वो कंडीशन लगा दी है। फिर और क्या है, जो इमिग्रेशन जैसे जो लोग आए हुए हैं H1B वीजा के थ्रू, तो H1B वीजा कोई बताओ कि H1B वीजा किसको दिया जाता है, किन के लिए है H1B वीजा, पूजा बताओ। मैम स्किल्ड वर्कर के लिए। स्किल्ड वर्कर बोलना सही रहेगा, या कुछ और ऐड करोगी मीरा?
आईटी पेशेवरों के लिए। हाँ, जो आईटी सेक्टर में जाते हैं, ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स को ही लिया जाता है, लेकिन आईटी सेक्टर से में जो जाते हैं वो देश विदेश से जो यूएस में जाते हैं उनको H1B वीजा मिलता है। फिर उसके बाद और किन के लिए देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ H1B वीजा विच आर वाइडली यूज्ड फॉर अमेरिकन इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी वर्कर्स विद देयर फैमिलीज। अब क्या है, इसमें H4 वीजा भी आ जाएगा, जो लोग के जो फैमिली, इसमें नहीं दिया हुआ, हम जस्ट ऐसे ही बोल दिए, H4 वीजा भी मिलता है जो उनके डिपेंडेंट्स होते हैं उनको। फिर H2B वीजा किनको मिलता है, जो नॉन एग्रीकल्चरल सीजनल वर्कर्स है उन लोगों को। ये सब याद रख लोगे। H1B किसके लिए है, H2B किसके लिए है, जो नॉन एग्रीकल्चरल सीजनल वर्कर्स है। J1 वीजा किसके लिए, कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कुछ कंसर्ट के लिए गए या फिर कोई सिंगिंग के लिए या कुछ भी, कोई परफॉर्मेंस के लिए, मतलब वहीं पे जाकर के कुछ सिखाते हैं, मतलब कल्चरल से रिलेटेड या फिर म्यूजिक आर्ट कुछ भी, तो उन लोगों के लिए J1 वीजा है। फिर L1 वीजा किन के लिए, मैनेजर्स एंड अदर की एम्प्लॉयज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो ये सारे वीजा वाले लोग के लिए भी उसी तरह का कंडीशन लगा दिए हैं। और अब क्या हुआ, ये ट्रम्प इस बैन को 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिए। तो इससे क्या हुआ, अब जो अमेरिकन को तो प्रोटेक्ट करेगा पेंडेमिक के टाइम में कि हाँ उन लोगों पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बिजनेस ग्रुप्स है उन लोग बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, बाकी लोग का रिकवरी हैम्पर करेगा, ठीक है। फिर आगे क्या, अब आते हैं असाइलम सीकर्स। तो जो जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा जैसे मेक्सिको, फिर उसके बाद बहुत जगह जहाँ पे कोई इलाज का कोई साधन ही नहीं है, बहुत सारा ऐसा कंट्रीज है ना, और पेंडेमिक के टाइम में सब भाग भाग के आए हैं, ठीक है, जो इलीगली जो बॉर्डर क्रॉस किए हैं। तो उन लोगों के लिए भी है कि उन लोगों को तो एक तो कोरोना वायरस का नाम लेके उन लोगों को मतलब वापस डिपोर्ट कर दिया गया कि नहीं कोरोना वायरस है, तुम लोग कोरोना वायरस लेके आ जाएगा, तो इसीलिए उन लोगों को वापस कर दिया गया, वो एक लिया। और फिर क्या, फिर मेक्सिकन कनाडियन जो भी बॉर्डर क्रॉस किए हैं उन लोगों को पब्लिक हेल्थ इश्यू दे करके उन लोगों को या तो वापस भेज दिया गया या फिर उन लोगों पे ट्रैवल बैन लगा दिया गया। तो ये सारा कुछ अपील हुआ। देखो वहां पे ना एक 9th सर्किट कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक 9th सर्किट कोर्ट होता है जो अपील को लेता है। तो यहाँ पे क्या है, वो अपील जो वोट किया है 2-1 से क्लियर किया है, a way for Mr. Trump's requirement that immigrants have their health insurance। ये इन लोगों का कोर्ट को क्या है, इन्हीं लोगों का फेवर किया है, मतलब ट्रम्प का ही फेवर किया है कि हाँ इमिग्रेंट्स को अपना हेल्थ इंश्योरेंस खुद लेना होगा, ठीक है। तो ये यही न्यूज़ है, ये बाकी पढ़ना, ये बाकी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है कि जो भी अमेरिका में आ रहा है अभी, उसको अपना हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे होता है ना कि हाँ कंट्री में गया तो उसका कुछ पॉलिसीज होगा, वो कंट्री तो नहीं, जो इमिग्रेंट्स है उनको अपना हेल्थ इंश्योरेंस खुद लेना है, वैसा रूल्स बना दिया है। तो जो वहाँ पे डिपेंडेंट जो भी गए हैं या फिर जो वीजा लेके गए हैं उन लोगों के लिए भी सेम रूल कर दिया है, ठीक है। ये एक बहुत अजीब सा न्यूज़ है, यूएस का ही है। एक है सैमुअल लिटिल, ये एक्चुअली साइकोलॉजी का ही है, मतलब ये बहुत मतलब मतलब ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, वो दिखा रहा है। एक सैमुअल लिटिल है, तो ये क्या है, ये मतलब यूएस हिस्ट्री का बोला गया है, अभी ये लिखा है कि यूएस हिस्ट्री का मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर मतलब कि पहले भी बहुत सारे किलर्स हुए हैं, लेकिन इसके जैसा कोई नहीं हुआ है। तो ये किया क्या है, ये बड़ा अजीब सा बात है। एक सेकंड, हाँ, तो एफबीआई डिस्क्राइब किया है। तो एफबीआई मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बाकी लोग भी यहाँ पे है दिया हुआ है कि है एक किलर गैरी रिजवे 49 मर्डर्स किया है, टेड बंडी, मतलब ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये खुद से कन्फेस किया है कि हम 93 वुमेन को मारे हैं अभी तक। तो किन वुमेन को मारा है, तो जो लोग बहुत वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल इन द सेंस या तो गरीब है, या तो फिर सेक्स वर्कर्स है, या तो फिर जैसे कि उनका आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब ऐसा देख लिया है वो,
और फिर जैसे कि कुछ ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं, मतलब कुछ विमेन, तो जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनके पास अच्छा रहने घरने के लिए नहीं है, तो उन लोगों को मतलब ये पहले देख लिया है कि उन लोगों का पीछे में उन लोगों के बारे में पता करने वाला कोई नहीं है, उन्हीं लोगों को चुन-चुन के मारा है, ठीक है? तो ये क्या था, ये एक्चुअली जो सैमुअल लिटिल था, ये बॉक्सर था, तो ये खुद से कन्फेस किया है। पहले क्या हुआ कि इसके ऊपर केस चला, ये कुछ ड्रग रिलेटेड केस चला, और इसमें फिर बाद में पता चला, इसको कन्विक्शन जो हुआ 3 मतलब कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस हुआ विदाउट पेरोल। पेरोल का मतलब कि उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, जो कि वो 3 किलिंग के लिए ही मिला था, ठीक है? जो रिज़ॉल्व तो नहीं, अनसॉल्व्ड किलिंग्स था। लेकिन बाद में जब इससे एक साइकोलॉजिस्ट है, वो उससे जब बात किए, इंट्रोगेशन किए, वो तब मतलब 700 घंटा बोलते हैं उनके उसके साथ वो बात किए। उनका नाम है जेम्स हॉलैंड, ठीक है? वो जब उससे बात किए, तो वो फिर खुद कन्फेस किया कि हम 93 ऐसे वुमेन को मारे हैं। और फिर धीरे-धीरे फिर क्या किया गया, फिर वो पता लगाया गया। तो वहाँ पे एक है वायलेंट क्रिमिनल एप्रीहेंसिव प्रोग्राम चलता है एफबीआई का। वो सारा केसेस, उसमें जितना केसेस था उसको लिंक कर के देखा गया। और इवन ये इतना ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि ऐसा किलर है कि ये बहुत टैलेंटेड भी है। वो क्या कर मतलब एक तो बताया भी, प्लस उसका स्केच भी बना के दिखाया कि इसका मर्डर किए हैं। इवन ये भी बताया कि कब मर्डर किए हैं, मतलब किस साल मर्डर किए हैं, और ये कौन थी, बहुत जन का नाम भी बताया। तो मतलब स्केच करके उसका फ़ोटो बना के दिखाना, ये मतलब बहुत टैलेंट का मतलब बोला कि ये मतलब इसमें टैलेंट भी बहुत था। तो फिर ये जो वायलेंट क्रिमिनल एप्रीहेंसिव प्रोग्राम है, इसमें जिसका लोग का नाम आया था, तो इन लोग फिर चेक करवाए, मतलब फ़ोटो को पब्लिश करके चेक करवाए कि हाँ, ऐसा कुछ मर्डर हुआ है क्या? इसका कोई है? तो फिर देखा गया कि 60 ऐसा मर्डर्स था, जो कि सही में बोला गया कि हाँ, सही में ये इसका दिख रहा है कि पूरा लिंक हो रहा है, कि मतलब सही में वो इस तरह का मर्डर किया है। ख़ैर उसका डेथ हो गया, तो इसीलिए उसका आया था। ठीक है। ठीक है। वो अपने डेथ के टाइम में कन्फेस किया था, तो इसीलिए ये न्यूज़ था। तो वो ये बोलते हैं कि वो मतलब एक सोशियोपैथ था। सोशियोपैथ मतलब क्या होता है, जिसको कि मतलब एकदम एंटी सोशल होता है, मतलब जिसको कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं सोसाइटी के अगेंस्ट में, वो कोई फीलिंग भी नहीं है, तो वो हो गया सोशियोपैथ। मतलब इस ऐसे लोगों का बिहेवियर ना, मतलब बचपन से ही कुछ अलग रहता है, लेकिन वो जो सामने आता है वो एडल्ट में कभी-कभी सामने आता है, या फिर बहुत लेट में भी सामने आता है। तो इसका तो पहले पता ही नहीं था, लेकिन फिर 2-3 किलिंग के लिए इसको सज़ा मिला हुआ था। लेकिन बाद में जब ये खुद कन्फेस किया, तो फिर ऐसा भी पाया गया। ठीक है, बाकी पढ़ना। अच्छा, आगे। अ, ये है एक यूएस सेनेटर, ठीक है? ये है टेड क्रूज़। ये रिपब्लिकन के साइड से है। तो ये क्या किया है, एक बिल है, जिसको जो बिल क्या कहता है, वो जो हांगकांग में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस देने का बात था। ठीक है? हम क्या बोले, एक बिल था, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि हांगकांग हांगकांग के जो लोग आएँगे, उन लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस देने का बात था। तो ये उस पे ऑब्जेक्शन किया। तो ऑब्जेक्शन किया, तो ये क्या है, तो ये अच्छा, और एक बात, इस एक्ट का और कुछ-कुछ बात बता दे रहे। इससे क्या होता कि जो हांगकांग में जो भी लोग हैं आए यहाँ पे, या फिर पहले से जो यूएस में रह रहे हैं, तो इसके तहत जो भी मतलब यूएस का एक फेडरल प्रोग्राम भी चलता है, जिसके तहत क्या है ना कि जो भी नेचुरल डिज़ास्टर वाला कंट्री से, या फिर कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे वॉर हो गया है, या फिर वैसा कंट्री जहाँ पे रहने के लिए मतलब वो रह नहीं पाएँगे या प्रताड़ित है, वैसे कंट्री से अगर कोई भाग के आता है, तो उन लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाता है, और फिर उन लोगों को वहाँ पे रहने का, फिर कुछ वर्क करने का, मतलब कुछ-कुछ परमिट्स फिर मिलने लगता है। ठीक है? तो ये क्या है कि टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस मिल जाता है, बोलने का मतलब ये है। तो हांगकांग में तो अभी जैसे बोला ये जा रहा है कि चाइना बहुत रिप्रेसिव पॉलिसीज़ चला रहा है,
तो हांगकांग के रेसिडेंट्स को ये बोला गया था कि ये बिल अगर पास हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को भी रिफ्यूजी टेम्पोररी प्रोटेक्शन मिल जाएगा और रिफ्यूजी का स्टेटस मिल जाएगा और यूएस में आके रह पाएंगे। तो ये जो टेड क्रूज है ये इसको मतलब अपोज किया और वो अपना दलील क्या दिया, ये बोला कि इससे क्या होगा, चाइना को मौका मिल जाएगा कि अ, अपना स्पाई को मतलब हांगकांग का बोल के या तो अपना स्पाई को भेज देगा, ठीक है, और जो चाइना का इंटरेस्ट में काम करेगा यहाँ पे आकर के। और क्या बोला, और बोला कि इस तरह से अगर जैसे कि दे देंगे तो फिर जो यहाँ का ये है जैसे इमिग्रेशन रूल है, हम क्या बोले, रिपब्लिकन हमेशा ये चाहते हैं कि इमिग्रेशन लॉज हमेशा टाइट हो, ठीक है। तो ये दलील दिया और फिर उसके बाद तो डेमोक्रेट्स को इस बात पे मानना पड़ा, मतलब इसमें दोनों का सहमति बोलेंगे कि दोनों का ही सहमति हो गया कि जब ये बात बोला कि चाइना अपना स्पाई को भेज सकता है और इससे और टेंशन बढ़ेगा, तो इससे बेटर है कि उन लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया जाए। तो ये बिल ब्लॉक हो गया। तो अब जो ये बिल ब्लॉक हो गया तो फिर अगर ये बिल पास करवाना है तो फिर से पूरा प्रोसेस मतलब इस बिल को फिर से रीइंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा और प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए ये बिल गया, ठीक है। तो ये था हांगकांग वाला न्यूज। नेक्स्ट न्यूज, तो नेक्स्ट न्यूज है, अच्छा इसमें आएंगे हम, पहले ये एक न्यूज कवर कर लें। अच्छा, एक है चाइना क्या किया है, तो चाइना एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करने वाला है ये 2021 तक। तो ये चाइना का थर्ड है और लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि नेक्स्ट ईयर 2021 मतलब आ ही गया, इसी ईयर आप बोल सकते क्योंकि ये तो दिसंबर का न्यूज़ है इसलिए नेक्स्ट ईयर बार बार आ रहा है। तो ये करेगा। तो ये जो इसका ऑलरेडी जो लॉन्च कर चुका है 1 ईयर अगो, ये एक जो सेकंड एयरक्राफ्ट था वो था द शेंडोंग, और वो पहला था जो चाइना अपने से बनाया था मतलब अपना कंट्री में, ठीक है। जो कि किसको ज्वाइन करेगा, तो एक लियोनिंग है जो कि ऑलरेडी मतलब वो क्या है, वो लियोनिंग किसका था, तो वो सोवियत एरा का क्रूसर था जिसको रेट्रोफिटिंग करेगा, मतलब उसमें फिर से कुछ सामान लगा के उसको फिर से रिफर्बिश करेगा और उसको कमीशन किया था इसको कमीशन किया था 2012 में, तो इसी को एड ऑन करेगा, ठीक है, लियोनिंग को, ठीक है। अब क्या है, ये जो शेंडोंग है ऑलरेडी डिप्लॉयड है ताइवान स्ट्रेट में और इसको कॉम्बैट मतलब कि लड़ने योग्य बनाएगा कब, अगले साल, मतलब अगले साल मतलब कि 2021, इसी साल। अब हम अगर बोल रहे हैं तो इसी साल 2021 में। और क्या है, तो इसमें क्या क्या है ये बात लिखा हुआ है कि दिस विल बी चाइनाज फर्स्ट दैट हैज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशंस दिया हुआ है। एंड अपग्रेड फॉर्म ऑफ सोवियत मॉडल कैरियर्स, मतलब सोवियत मॉडल जो था उसका अपग्रेडेड फॉर्म होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट के लिए लॉन्च सिस्टम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर उसके बाद और क्या है, तो ये कहाँ पे, ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना स्ट्रेट। तो याद रखोगे ये स्टेट्स का नाम और इसका लोकेशन याद कर लोगे। अच्छा, साउथ चाइना सी जो है वो यहाँ पे अगर डिप्लॉय कर रहे हैं तो यहाँ पे किसके साथ उसका टेंशन बढ़ेगा, ये बताओ हमको। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लें, यहाँ पे अगर डिप्लॉय मतलब यहाँ पे अगर वो डिप्लॉय कर रहा है तो किस कंट्री को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा या किस ग्रुप ऑफ कंट्री को ज्यादा प्रॉब्लम होगा, कोई भी बोलो। आसियान। आसियान को होगा, मतलब मेजर एक कंट्री बताओ जो कि हमेशा वो जैसे ही वो चाइना वहां पे कुछ करता है सबसे पहले वही अगेंस्ट में बोलता है। वियतनाम। देखो ये सारा कंट्री अगेंस्ट में है, आसियान का कंट्रीज भी है, वियतनाम है,
बहुत सारा कंट्रीज अगेंस्ट में, लेकिन सबसे पहले उस पे आवाज कौन उठाएगा? यूएस। ठीक है, इसीलिए वो इंडिया को भी बार बार बोलता है ना कि वो साउथ चाइना सी में उसका नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो उसको इंडो पैसिफिक भी नाम देने लगा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले यूएस को बहुत ये लगेगा, मतलब यूएस को क्या, वहां पे सारे कंट्रीज को लगेगा, लेकिन यूएस इसके खिलाफ, ये देख लो, यूएस हैव फ्लेयर्ड, मतलब ये टेंशन हो गया यूएस में, मतलब यूएस को उसको लेकर के। फिर उसके बारे में ही दिया हुआ है कि चाइना फिर मिडन फ्लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड स्टेल्थ फाइटर ये सब डेवलप किया है, FC-31, ये सब पढ़ लेना और याद कर लेना, ये मतलब याद कर लेना एटलीस्ट इसका जो कुछ कुछ टेक्नोलॉजी वो लॉन्च किया है, जो पहला है उसका कंट्री का। तो ये सारा कुछ लॉन्च कर रहा है, तो ये इसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या है? तो इसमें क्या है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA का जो 2021 है वो इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि जो ये पार्टी है इसका 100 साल जुलाई में पूरा हो जाएगा, तो उसका भी एक इस इवेंट को लॉन्च करने का मतलब बेस्ट टाइम है, तो इसीलिए उस समय लॉन्च कर रहे हैं। तो ये भी बताया कि ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी जो है वो हॉटस्पॉट है, जो कि टेंशन वहाँ बढ़ता ही जा रहा है, 2020 में भी टेंशन था, फिर हमारा यहाँ पे भी चाइना के साथ कहाँ पे और हमारा इंडिया के साथ टेंशन है, LAC में भी टेंशन है, तो इसके बारे में भी बात किया हुआ है कि वहाँ पे जो आर्टिकल आया हुआ था ग्लोबल टाइम्स में कि वो जो चाइनीज स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो टेंशन है LAC में वो अभी कंटिन्यू रहेगा कुछ दिन तक, लेकिन दोनों साइड फिलहाल अभी कूल डाउन है, लेकिन फिर भी वो टेंशन बना ही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं इंग्लैंड इन लॉकडाउन। अच्छा, किसी को पता है इंग्लैंड में क्यों लॉकडाउन हो रहा है? एनीवन, कोई गेस? अनिमेश, मीरा बताओ। शायद मैम कोरोना का फिर से मतलब उस ज्यादा वेरिएंट ये आ गया है वायरस। ठीक है, ये तो सही है। अच्छा, अच्छा ये कोई बताएगा कि ये वेरिएंट पहले भी था या अभी नया नया आया है? अनिमेश? नया म्यूटेशन है ये। अच्छा, अच्छा हम क्लियर करते हैं, सुन लिए तुम्हारा बात, लेकिन क्लियर करते हैं, इसको करेक्शन का जरूरत है, अभी न्यूज करेंगे तो फिर हो जाएगा। ये क्या है कि ये हाईली ट्रांसमिसिबल न्यू कोविड-19 वेरिएंट, ठीक है, इसका नाम याद रखोगे, VOC 2020-12/01। तो ये फ्रेश लॉकडाउन फिर से लंदन ये किया है, और यहाँ पे क्या साउथ ईस्ट इंग्लैंड वो सब है कि मिड फरवरी तक ये लॉकडाउन रहेगा। अब आता है कि ये जो है ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, कैसे? और इसको ये भी बोला है कि ये जो है ये मतलब इसमें ज्यादा लोग बीमार पड़े, और अगर ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उन लोगों को मतलब ज्यादा डेथ रेट इसलिए होगा क्योंकि एक तो देखो फैसिलिटी लिमिटेड है, और फिर ज्यादा लोग अगर नॉमिनल फैसिलिटी के अभाव में भी वो डेथ रेट फिर बढ़ जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि ये अनकंट्रोलेबल इसलिए है क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो 1.5 से 1.7 है। मतलब क्या है, अगर इसको देखने से मतलब ये है कि 10 लोग 15 लोग को फैलाएंगे, 15 से 17 लोग को फैलाएंगे। अगर वो लेस देन 1 रहता, मतलब 10 लोग 10 से कम ही लोग को फैलाते, तो वो कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन इसका ट्रांसमिसिबल रेट क्या है, मतलब 10 लोग 15 से 17 लोग को फैलाएंगे, ठीक है, मतलब अपने से 1.5 गुना लोग को, तो मतलब 1.5 गुना से लेकर के 75% लोग को, तो इसी 70% लोग को, तो इसीलिए ये कंट्रोल करना मुश्किल है। अब बात आते हैं ये कब से हुआ, मतलब ये जो वेरिएंट है ये पहले था या फिर अभी नया नया हुआ है? तो बोलते ये है कि जो पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, तो ऐसा एविडेंस है कि जो प्रीवियस लॉकडाउन था उसमें जो बाकी स्ट्रेन थे, ठीक है, जो भी कोरोना वायरस के जो भी स्ट्रेन थे वो प्रीडोमिनेंट जो स्ट्रेन्स थे वो लोग कम हुए थे, मतलब उन लोगों का जो ट्रांसमिशन का रेट था वो कम हुआ था।
उस समय भी जो ये वेरिएंट है, न्यू वेरिएंट था, वो उस समय भी उसको जो कंट्रोल मतलब उस समय इसका जो ट्रांसमिशन का रेट था, उस समय भी इसका ज़्यादा था। तो क्या बोलते हैं, क्या ये जो कंट्रोल करने का जो मेजर्स लिया गया लॉकडाउन, वो क्या फेलियर था? तो बोलेंगे नहीं, फेलियर नहीं था, क्योंकि बाकी वेरिएंट्स जो थे उन लोग वो सब तो जो डोमिनेंट वेरिएंट थे पहले के, पिछले लॉकडाउन के टाइम में जो उस समय डोमिनेंट वेरिएंट थे, वो तो कम हो ही रहे थे, उनका ट्रांसमिशन तो कम हो ही रहा था। लेकिन ये जो स्ट्रेन था, ये उस समय भी उतना ही ट्रांसमिसिबल था, मतलब उस समय भी वो उतना ही ज़्यादा ट्रांसमिशन होता था। तो बोल सकते हैं कि इसका कुछ इन्हेरेंट नेचर है, जिसकी ये जो न्यू वेरिएंट है, जिसका स्प्रेड उस समय भी हाई था और अभी भी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो हाई है। तो इस बार का लॉकडाउन अभी हुआ है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो लॉकडाउन को मतलब मतलब जो ये नया जो वेरिएंट है, इस पे अभी कैसे होगा काम, मतलब ये लॉकडाउन सक्सेसफुल होगा, क्या होगा? फिर अभी तो वैक्सीन भी आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर न्यूज़ आएगा तो फिर देखेंगे। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि न्यू वेरिएंट तो प्रीवियस वेरिएंट के लॉकडाउन में भी वो जो उसका ये था, वो बढ़ने का वो बढ़ ही रहा था। ठीक है? ठीक है, तो आगे अब दूसरा न्यूज़। अब आ जाते हैं ब्रेक्सिट। तो ब्रेक्सिट तो बहुत न्यूज़ बन ही रहा है ब्रेक्सिट का। तो ब्रेक्सिट का पहले एक क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, जिसको याद होगा वो बोलोगे। सर क्वेश्चन पूछे भी थे। ब्रेक्सिट कब हुआ? हाँ, मीरा बोलो। 31st January 2020। ओके। और उसका ट्रांजिशन पीरियड कब खत्म हुआ? मीरा ओनली। ठीक है, मीरा बोलो। 31st दिसंबर वही अभी 2020। ठीक है, अब ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो गया। 1 जनवरी से सारा वो अलग। ट्रांजिशन पीरियड 11 मंथ्स का था। अच्छा, तो फिर थोड़ा सा पीछे और भी याद कर लो कि ये कौन सा ब्रेक्सिट करने के लिए कौन सा ट्रीटी का सहारा लिया गया? अतुफा, लिस्बन ट्रीटी। अनिमेश, कौन सा आर्टिकल? 50। आर्टिकल 50। ठीक है, ये सब हमेशा याद रखोगे, मतलब ये जब तक न्यूज चल रहा है तब तक तो याद रखना ही है, और चलेगा ये न्यूज काफी। तो मैम, अब आते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो अनिमेश? कोई वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल, ये तो देखना हाँ। पड़ेगा रूल्स में अनिमेश। ये अभी हमको तो पता नहीं है वैक्सीन कितना काम आया है और फिर कितना वो उस पे कितना काम कर रहा है, क्योंकि वो तो वैक्सीन मिला, वैक्सीन मिलने के बाद उसमें वो जनरेट हो रहा होगा एंटीबॉडीज। तो वो अब कितना इफेक्टिव है क्या है, वो सब तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगा, और रूल्स बनेगा कि हाँ वो कर सकता है नहीं कर सकता है, ये अभी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आने दो, कुछ रिपोर्ट अगर आएगा या न्यूज़ आएगा उससे रिलेटेड तो फिर बात करेंगे। ठीक है, जिस पे वैक्सीन काम नहीं कर रहा उसका क्या होगा फिर? अब जिस पे वैक्सीन काम नहीं कर रहा है वो तो अब देखना पड़ेगा कि उसके लिए अब जिस पे दवा काम नहीं करता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ नहीं कर तो सकते। फिलहाल प्लाज्मा डोनेशन ही है उन लोग का सहारा तो। नहीं तो प्लाज्मा भी तो पूरा सक्सेसफुल नहीं है ना, उसमें भी तो कुछ परसेंट फेलियर है। तो ऐसे तो बोल नहीं सकते कि हाँ प्लाज्मा दे करके वो भी, प्लाज्मा भी उसके लिए भी तो पैसिव रेसिस्ट, मतलब उसका बॉडी नहीं जब बना रहा है, तो प्लाज्मा अगर दे रहे दैट मीन्स पैसिव रेसिस्टेंस दे रहे हैं, तो वो क्या जरूरी है कि वो भी काम करेगा? वो देखना पड़ेगा, वो सब तो रिसर्च होगा तो फिर बात करेंगे उस पर। ठीक है, रिसर्च का आने दो कुछ कुछ रिपोर्ट्स। अगर अभी तो वैक्सीन का सिर्फ हम सुने थे, अभी तो हम ट्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि इस मंथ तो मतलब जनवरी का न्यूज़ तो बहुत कम ही पढ़ पाए हैं। सिर्फ सुने हैं कि 17th से शुरू होगा, जो अभी होने वाला था वैक्सीन का, वो 17 से स्टार्ट होगा देना या कुछ ऐसा। मतलब ये मेरा बात नहीं मानना, हम ऐसा सुने हैं। अब तुम लोग ज़्यादा अभी अब ये हो गए, क्योंकि अभी हम कुछ दिन तो न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो आने दो 17 तो। पर है। हाँ, हाँ,
17th देखो पहले ही आ रहा है। था कि 3 स्टेट्स को दिया जाने वाला था। ये हम जनवरी फर्स्ट वीक में मेरे को ऐसा न्यूज़ आया था कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, नहीं सॉरी यूपी था शायद। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड यूपी, ये शायद ये 3 स्टेट को मिलने वाला था वैक्सीन, मतलब स्टार्ट होने वाला था। हम कंफर्म नहीं है अभी फिलहाल। वैक्सीन पे बात करेंगे, आने तो कोई न्यूज़, या फिर अभी लाइफ एंड साइंस में अगर होगा तो फिर बात कर लेंगे। रांची में भी आ गया है, न्यूज़ तो आज पढ़े थे। हाँ, तो क्या था न्यूज़ में? यही कि रांची मतलब पुणे से रांची पहुंचा बोल के। वैक्सीन, वैक्सीन का बात कर रहे हैं? हाँ कोविशील्ड, हाँ वैक्सीन का बात कर रहे हैं। तो हो सकता है आया होगा। वैसे भी तो बात था ना कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उन लोगों को, मतलब जो प्रायोरिटी लिस्ट में, तो उन्हीं लोगों को पहले देना था ना। तो हो सकता है उन लोगों को देने का स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन 17 से सुन रहे कि 17 से देना स्टार्ट होगा। देखते हैं, अभी 1-2 दिन न्यूज़ पढ़ेंगे तो फिर शायद आइडिया हो पाएगा, क्योंकि अभी हम फिलहाल बिल्कुल न्यूज़ के टच में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आ जाएँगे हम लोग, अपडेट हो जाएँगे। मेरे को लगता है 17-18 तारीख तक हम लोग मतलब जनवरी का भी अपडेट हो जाएँगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मैम, हाँ, वो मम्मी नर्स है ना, तो वो बोल रही थी कि 17 को उनको मतलब वैक्सीन लेना है बोल के, प्रिपेयर करना है वो लोग को। अच्छा 17 को। हाँ, तो हो सकता है 17 को, क्योंकि हम भी हाँ, ऐसे बोल रही थी कि चक्कर वक्कर भी आएगा, आधा घंटा तक लेटे रहना है। ओहो! कुछ होगा प्रिकॉशनरी मेजर्स बोला होगा लेने के लिए पहले से ही। कुछ, क्योंकि उन लोगों को तो कुछ पता भी होगा कि हाँ, क्या-क्या होगा उसका इफ़ेक्ट्स, तो इसीलिए पहले से ही बोल रहा होगा। अभी जो ले लिया होगा, मतलब जो ले रहा होगा उससे ही पता चलेगा, या फिर न्यूज़ में आएगा तो पता चलेगा। देखा जाए क्या होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ब्रिटेन क्या है वो सिंगल मार्केट छोड़ दिया, तो ब्रिटेन पूरी तरह से अब कस्टम यूनियन को भी छोड़ दिया। तो 11 मंथ्स तक क्या चल रहा था उन लोगों के बीच में, यूरोप का जो क्या चल रहा था, तो वो था कस्टम यूनियन के तहत। जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें जो रेगुलेशन जो चल रहा था वो कस्टम यूनियन का चल रहा था, जो ईयू और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, और सिंगल मार्केट भी अब छोड़ चुका है। अब क्या है कि अब जो आसपास के नेबर्स हैं, तो आसपास के जो नेबर्स हैं उनके साथ जो भी कैसा रिलेशन होगा, अब वो सब पे बात होगा। तो हम लोग थोड़ा ब्रेक्सिट का बात कर ले, तो ब्रेक्सिट में जो ब्रेक्सिट होने का बात, ये शुरू हुआ 2016 में, जून 2016 में, जहाँ पे बहुत नैरो वोट से ये बोला गया कि हाँ, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन छोड़ना है। तो रेफरेंडम हुआ था। तो अब आते हैं जो बोरिस जॉनसन है, वो बोलते हैं कि वो, उनका कहना है कि एक ब्रिटेन ब्रेक्सिट के बाद एक कंट्री का न्यू बिगिनिंग शुरू हुआ, नया हिस्ट्री शुरू हुआ, और नया रिलेशनशिप ईयू के साथ, जो कि उसका बिगेस्ट एली है, वो उसके साथ शुरू होगा। तो अब आते हैं यहाँ पे ये हाइलाइटेड भी है कि ब्रिटेन लीगली 31 जनवरी को ही ईयू छोड़ दिया था, और ट्रांजिशन पीरियड था जिसमें कि वो जो फ्रैक्शंस थे, जो कि उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ब्रुसेल्स के साथ करना था, और जो भी फाइनल डील करना था, जिस उसी लिए अभी रुका हुआ था। अब आते हैं, अब क्या, तो ईयू रूल्स में अब क्या है कि अब कोई भी, ईयू रूल्स क्या था कि जब ईयू का पार्ट था तो हम पता है कि फ्री मूवमेंट था, तो अब फ्री मूवमेंट खत्म। 27 ईयू स्टेट्स के बीच में जो है वो वही ठीक है। अब क्या हो गया कि कस्टम चेक शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद फ्री ट्रेड डील जिसके जिसके साथ है ठीक है, नहीं तो एडिशनल पेपर वर्क शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम बता ही चुके हैं एडिशनल पेपर वर्क, वहाँ पे पेट वीजा वाला बात कर ही चुके हैं, एडिशनल पेपर वर्क उसको भी बोलेंगे कि हाँ एडिशनल शुरू हो गया। फिर अब क्या, ये भी बात बोले थे ना कि वीजा अब बायोमेट्रिक्स, मतलब अराइवल तो होगा लेकिन बायोमेट्रिक्स वहां पे नहीं होगा। ठीक है, वो सब बात हम लोग पीछे वाला शीट में मतलब याद करते जाओगे। ये सब क्या है, कनेक्शन बनाते जाना कि पीछे क्या पढ़े अभी क्या पढ़े, तो सबको एक साथ अगर दिमाग में रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आते हैं कि अब फिनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक जो भी रिलेशन होगा वो, ये दोनों तो नेटो पावर है ना,
तो अब क्या हो गया कि इसके बीच में कैसा रिलेशन होगा उस पे अब बात होगा, मतलब इस पे असर पड़ेगा, बात क्या होगा, असर पड़ेगा। अब आते हैं कि जो ईयू का है, ये भी बात हो रहा है कि जैसे कि ब्रिटेन अगर बाहर निकल गया, तो इसमें और भी जैसे जो ईयू के जो स्टेट्स हैं, वो उनको भी तो लगेगा कि हमको भी बाहर निकलना चाहिए, ये भी एक मुद्दा आ रहा है। फिर और क्या है कि ब्रिटेन के जो फिशरमैन हैं, ठीक है, वो उनको मतलब वो थोड़ा नाराज़ है। वो नाराज़ इसलिए है ब्रिटिश फिशरमैन, क्यों? क्योंकि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कि हम लोग ब्रिटिश तो अब अलग हो गए ईयू से, लेकिन ईयू के भी बोट्स हमारे ब्रिटिश वाटर में क्या करेगा? ठीक है, वो अब वो कंटेंशन क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो ट्रेड तो हो गया, लेकिन बाकी अब अंदर का जो भी प्रॉब्लम्स है वो अब दोनों को ही संभालना है, ईयू को भी संभालना है, क्योंकि ईयू का एक बहुत मेजर कंट्री बाहर निकल गया, ठीक है, वो एक बात है। तो बाकी मेंबर्स भी तो रास्ता निकल गया ना, कि जिनको बाहर निकलना है वो भी बोलेंगे हम भी बाहर निकलना है। तो वो देखा गया, एक यूनियन बनाया हुआ है, वो धीरे धीरे मतलब एक मेजर कंट्री बाहर निकलने से बाकी लोगों के लिए भी एक रास्ता खुल गया, ऐसा बोल सकते हैं। और ब्रिटेन का क्या है कि उसका जो अंदर में ही फिशरमैन है वो नाराज है कि हम हमारे वाटर में ईयू वाले लोग क्या करेंगे। फिर आते हैं जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ बात कर लिए हम लोग कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है जो ईयू मेंबर स्टेट आयरलैंड के साथ, उसका जो क्या होगा, उसका जो बाउंड्री होगा वो सॉफ्ट होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री होगा। अच्छा, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में 1998 में एक पीस डील हुआ था। ये बताओ ये पीस डील का नाम क्या था? ये बहुत बार पढ़ा है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है जानबूझ के। तुम लोग बताओ इसका नाम क्या था? अनिमेश का हाथ उठा है। मीरा का भी हाथ उठा है। अच्छा मीरा बताओ। उतना याद नहीं है, बोलेंगे फिर भी। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। ये सही है। अच्छा अनिमेश बताओ इसका और एक नाम है। अच्छा अनिमेश हैंड्स डाउन कर लिया। और एक नाम नहीं पता, यही पता है बस। ठीक है, इसको अपडेट कर लोगे, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, और इसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, इसी से रिलेटेड सेम न्यूज है इसीलिए साथ साथ में ही है। अब ब्रेक्जिट के बाद अब यूके और स्पेन के बीच में एक पैक्ट हुआ, तो किसको लेके हुआ, तो जिब्राल्टर जो है उसको लेके हुआ। तो जैसे ही ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड खत्म हुआ न्यू ईयर ईव पे, तो अब क्या हुआ, स्पेन क्या हुआ, अब आते हैं कि जो जिब्राल्टर है वो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड है जो कि आइबेरियन पेनिनसुला पे है, जिसपे क्या है ब्रिटेन का कंट्रोल है, ठीक है। उस पे क्लेम तो करता है स्पेन, लेकिन उस पे कंट्रोल किसका है, ब्रिटेन पे। अब ये देखो कि ब्रिटेन का कंट्रोल है, तो ब्रिटेन तो ईयू से बाहर निकल गया है, लेकिन बाकी कंट्रीज जिस जो ईयू में है, तो अब स्पेन को ये लग रहा है कि अगर जिब्राल्टर ब्रिटेन क्योंकि कब्जे पे रखा है, अब जिब्राल्टर में भी हम बाकी लोग के साथ अगर हार्ड एग्जिट हो जाएगा, तो जिब्राल्टर का स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वो क्या है, वो सबसे देखा जाए तो एक चोक पॉइंट पे है। तो कोई बताएगा वो चोक पॉइंट क्या है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर? मतलब वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट बोल सकते, चोक पॉइंट बोलो या स्ट्रैटेजिक पॉइंट। वो स्ट्रेट वैसा है कि वो वहां वो उसको अगर ब्लॉक कर दे कोई, तो फिर बाकी कंट्रीज को बहुत प्रॉब्लम होगा। किस किस कंट्रीज को प्रॉब्लम होगा? अच्छा मेरे को यहाँ पे मैप बनाना चाहिए था, हम नहीं बनाए। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। पूजा बोलो। यूरोपियन कंट्रीज को। सारा तो यूरोप के ही कंट्रीज है, हम बता रहे, थोड़ा सा तुम लोग इमेजिन कर लो। ये क्या है ना, बता रहे हैं, ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी और जो नॉर्थ अटलांटिक सी है उसको जोड़ने वाला जो है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी एक है, और मेडिटेरियन सी याद करो, थोड़ा सा दिमाग में कनेक्ट करो
यहाँ जो अरेबियन सी है, स्विस कैनल के तरफ जो भी एशियन कंट्रीज है, वो स्विस कैनल के थ्रू मेडिटेरियन सी में जाते हैं, मेडिटेरियन सी से नॉर्थ अटलांटिक। मतलब कि देखा जाए तो ये एशियन को यूरोप या फिर वेस्टर्न कंट्री से कनेक्ट करने का शॉर्टेस्ट रूट है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ही अगर मतलब कोई कब्जा कर लेगा तो ये जो रूट है वो तो पूरा हैम्पर हो जाएगा। और मेडिटेरियन कंट्रीज जो भी है वो भी उनका भी जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाना आना रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो इसको लेके कंसर्न था। तो फिर यही इसी लिए वो स्पेन और ब्रिटेन के बीच में ये हुआ। इसमें ये हुआ कि जो जिब्राल्टर है, जिसको कि ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी भी बोलते हैं, वो अब क्या हो जाएगा, वो सिंजेन जोन होगा। सिंजेन जोन अब बताएंगे हमें सिंजेन जोन क्या है, और उसमें ईयू रूल्स फॉलो होगा। ये सब इंपॉर्टेंट बात है, याद रखोगे। जो जिब्राल्टर है, भले ब्रिटेन का पार्ट बोल रहे हैं उसको ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, लेकिन क्या है, वो सिंजेन जोन में आएगा। सिंजेन जोन हम एक्सप्लेन करेंगे। और क्या है, उसमें ईयू रूल्स चलेगा। और क्या है कि उसमें हार्ड बॉर्डर नहीं होगा, ठीक है। वो रेस्ट ऑफ द यूरोप से कट नहीं होगा। मतलब जिब्राल्टर में मतलब जैसे ईयू जो भी रहेगा सारा कुछ वैसे ही चलता है। अब आते हैं सिंजेन जोन क्या है। सिंजेन जोन क्या है, यहाँ पे है सिंजेन जोन, मतलब सिंजेन पासपोर्ट फ्री जोन बोलते हैं इसको, जिसमें कि 22 ईयू कंट्रीज है, ठीक है, और 4 अदर्स कंट्रीज है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड लिचनस्टीन, ठीक है, लिचनस्टीन है। ये सारे कंट्री मिलाकर के एक सिंजेन पासपोर्ट फ्री जोन होता है। तो इसमें देख लो, यू का 27 में से 22 कंट्रीज है, और यूके कभी भी इस जोन का पार्ट नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, तो ये एक जोन बनाया हुआ है जिसमें कि क्या है, इसमें स्पेन भी है। तो इसमें क्या है कि इसमें फ्री मूवमेंट रहता है, ठीक है। ये सिंजेन जोन बनाया हुआ है जिसमें कि उसमें कोई पासपोर्ट नहीं लगता है, इसका ही पासपोर्ट चलता है। और ये सारे कंट्री में जो ये बोले 22 कंट्रीज यू के, और ये जो कंट्रीज है इसमें आने जाने के लिए सिंजेन पासपोर्ट का ही यूज होता है, और कोई पासपोर्ट का जरूरत नहीं होता। तो क्या बोल रहे हैं कि जिब्राल्टर को भी सिंजेन जोन के अंदर लेके आ जाएंगे। मतलब वहां पे ये 22 कंट्रीज ईयू के और बाकी कंट्रीज और जिब्राल्टर में आने जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं होगा, ठीक है। और अब आते हैं जिब्राल्टर का स्टेटस कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। तो ये हम पहले ही बता दिए, ये एक छोटा सा एरिया है। डिस्प्यूट है स्पेन और ब्रिटेन को लेकर के, सेंचुरीज मतलब हो गया है डिस्प्यूट में आए हुए। और याद करो, ये जो है ये 3 साइड ओशन से घिरा हुआ है। और क्या है, सर्व्स द ओनली ओपनिंग फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इनटू द मेडिटेरियन सी। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को जोड़ने के लिए ओनली ओपनिंग था, ओपनिंग है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। फिर मेकिंग द की लोकेशन फॉर शॉर्टेस्ट सी रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया विया सुएज कैनल। ये तुम लोग थोड़ा सा मैपिंग देख लोगे। अब आते हैं जिब्राल्टर ब्रिटिश के हाथों में कब आया, तो एक वॉर के बाद 1713 में वो ब्रिटिश के हाथों में आया। तो ये हमेशा डिस्प्यूट रहता है किसके किसके बीच में, तो ब्रिटेन और स्पेन के बीच में। स्पेन बार बार उसको लेने का कोशिश करता है, लेकिन क्लेम हमेशा करता है, लेकिन ब्रिटेन के ही अंदर है, मतलब ब्रिटेन का ही कंट्रोल है उस पर। अब आते हैं उसको जैसे 18 सेंचुरी में द रॉक करके नाम दिया गया। अब आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी बाद नहीं, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जिब्राल्टर जो पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, किसके लिए, अलाइज के लिए। तो अलाइज में कौन कौन, जो अलाइड पावर है, तो अच्छा जो लोग थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हो, अलाइड पावर्स कौन 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 है अलाइड पावर्स? पूजा और कोई नहीं? अच्छा, बाकी लोग तो नहीं पढ़े हो, ठीक है। हाँ पूजा बोलो। मैम ये इंग्लैंड और रूस और यूएस। देखो जो अलाइड पावर्स है याद रख लोगे, फ्रांस, ब्रिटेन इधर के हो गए,
रशिया और यूएस। ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस और रशिया, और फिर तो चाइना अलग है, लेकिन ये लोग में बेसिकली ये जो 4 कंट्रीज है ये अलाइड पावर्स। और इधर देख लो ये एक्सिस पावर्स हो जाएंगे, जर्मनी, इटली और स्पेन, सॉरी जापान। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान हो जाएंगे एक्सिस पावर्स। तो ये जो वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय ये जो जिब्राल्टर था, पोर्ट ऑफ जिब्राल्टर, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर तुम लोग पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, उस समय क्या था ना कि जर्मनी बहुत मतलब बहुत ये हो गया था, मतलब बहुत रिप्रेसिव। इवन बोल रहे थे कि फ्रांस का मोस्ट ऑफ द टेरिटरी वो ले मतलब पूरा कुचल ही चुका था, मतलब लंदन पहुंचने ही वाला था। तो उस समय क्या है ना कि जो सी रूट था ना, बहुत जगह वो हैम्पर कर सकता था, क्योंकि इटली भी इन लोगों के फेवर में था। तो इटली भी जो एरिया है वो तुम लोग को मैप में ही बता पाएंगे हम अच्छे से। तो इतना याद रखोगे, जो जिब्राल्टर पोर्ट था वो इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इन लोग को हथियार और खाना उसी से मिलता था। ठीक है, तो और ये की बेस है फॉर नाटो। ठीक है, फिर आते हैं उसका हिस्ट्री में कि ब्रिटेन जब ईयू ज्वाइन किया 1973 में, तो भी जिब्राल्टर को उस समय क्राउन कॉलोनी कहा गया, लेकिन बाद में उसको ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी बोलने लगा गया, वो 2002 में। फिर उसके बाद जिब्राल्टर में एक ये हुआ, रेफरेंडम हुआ, मतलब वहाँ पे पूछा गया कि कहाँ रहना जिब्राल्टरियंस से। तो वहाँ पे उन लोग का 2000 मतलब 1967 में भी हुआ था, 2002 में भी हुआ। तो उस समय उन लोग बोले कि हम ब्रिटिश टेरिटरी में ही रहना, मतलब हम लोग को सही है, तो उन लोग वहीं पे रहना ये किए। तो वो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश सिटीजनशिप है उन लोगों को, जिब्राल्टरियंस को वहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं स्पेन और यूके का। तो हम वही बात बोले कि स्पेन और यूके इसी बात को डील किया हुआ है कि जिब्राल्टर में कैसा होगा। तो हम बता दिए सिंजेन जोन वाला रूल चलेगा। और क्या है, जिब्राल्टर के लोग वहां पे ये इस बार वोट किए हैं कि उन लोगों को भले वो उनका पूरा जैसे ब्रिटिश सिटीजनशिप हो, लेकिन उन लोग फेवर किए हैं कि हम लोग को ईयू में ही रहना है। 96% वोट जो गया है वो है कि रिमेनिंग इन ईयू। ठीक है, उन लोगों को अच्छा, मेरे बात वो समझ में आया, ये तो फिर ये कनेक्शन कट गया था। अच्छा, मेरे बात कहाँ तक सुन पाए? जिब्राल्टर वाला बात सुन पाए तुम लोग? कोई भी हाँ ना कुछ तो बोलो। मैम ठीक से नहीं सुन पाए। अच्छा, हम फिर से बात कर रहे हैं। कहाँ तक सुन पाए? ये सुन पाए कि हाँ 2002 में 1967 में वो उन लोगों का रेफरेंडम हुआ था, तो उन लोग ये बोले थे कि हमको ब्रिटेन में ही रहना है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो स्पेन और यूके वाला जो अभी डील मतलब ब्रेक्सिट डील हुआ है, पोस्ट ब्रेक्सिट डील, उसके बारे में बात कर ले, ये शायद सुनाई नहीं दिया होगा। अभी फिर से वहां रेफरेंडम हुआ, तो वहां फिर से पूछा गया कि आप मतलब लिबरल्टियन से कि कहाँ पे रहना है। तो वो ये बोले हैं कि हम लोग को ईयू का ही पार्ट बन के रहना है। तो वही वहाँ सिंजेंग पासपोर्ट फ्री जोन रहेगा, बता ही दिए सिंजेंग पास जोन क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट कि वो जिब्राल्टरियंस मेन वोटेड टू रिमेन बिकॉज टेरिटरी इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द बॉर्डर विथ स्पेन। मतलब स्पेन के साथ उनका वो चलता है बहुत सारा डील, तो इसीलिए उन लोग चाहते हैं कि फ्री एक्सेस रहे, ताकि स्पेन में उन लोग का जो इकोनॉमिक टाई है, जो इकोनॉमिकली जो जुड़े हुए हैं, वो हैम्पर ना हो। फिर लेकिन इस डील में ये बात नहीं लिखा हुआ है कि उस पे किसका क्लेम रहेगा उसमें, मतलब इस बात पे बात नहीं हुआ है। अभी भी ब्रिटेन का ही उस पे सॉवरेनिटी है, लेकिन हाँ वहां पे फ्री मूवमेंट होगा ईयू का, जैसे अनम्यूट कर लीजिए मैम।
ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या जिब्राल्टर में क्या रूल चलेगा, ये सिंजेंग पासपोर्ट फ्री जोन रूल चलेगा, और ईयू का ही वो पार्ट, मतलब ईयू का जैसे 22 कंट्रीज एंड बाकी कंट्रीज का जैसे फ्री जोन रहेगा उस तरह से ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब यूके का ही है, पहले तो यूएस का न्यूज हम लोग देखें, अब यूके का ही न्यूज है। यहाँ पे एक है ना, यूके डिसीजन लिया है, यूके क्या डिसीजन लिया है, तो यूके डिसीजन लिया है टू अबॉलिश टैम्पोन टैक्स। तो टैम्पोन टैक्स क्या है, टैम्पोन टैक्स है, इसमें पहले बात कर ले, इसमें क्या है 5% वैल्यू एडेड वैट है जो वुमेन सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे लगता है, जिसको मतलब बोला जाता है, इसी को टैम्पोन टैक्स बोला जाता है। तो बहुत एक्टिविस्ट इसको मतलब सेक्सिस्ट डिस्क्राइब किया है। तो इसके बारे में दिया हुआ है कि ये जो सैनिटरी नैपकिन्स और इस तरह का सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो है, इस पे 5% टैक्स लेती थी। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्री पहले ही इस टैक्स को एलिमिनेट कर चुके हैं, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है। तो यूके अभी बोला है कि नहीं, इसको हम खत्म कर देंगे जो 5% टैक्स है। तो दिसंबर 31 तक यूके यू का पार्ट था। उस समय क्या था कि ईयू का पार्ट था। तो ईयू में क्या है, इस तरह का प्रोडक्ट्स को, जो पीरियड प्रोडक्ट्स है, जो सैनिटरी नैपकिन्स एंड टैम्पोन्स है, इसको नॉन एसेंशियल बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे 5% टैक्स लगाया गया था। लेकिन यूके जैसे ही वो ब्लॉक से बाहर निकला, तो अब उसका तो यू का क्या रूल है उससे तो कोई कंसर्न नहीं है। तो इसीलिए वो जो वैट जो था वो हटा देने का बात किया है। और क्या है, बोलते हैं कि ये जो 1973 से ही इसका हिस्ट्री है, 1973 से ही ये लगाया गया था, 5% मतलब डिफरेंट वैट रेट्स था। अच्छा, और क्या है, तो इससे ये जैसे ही टैक्स हटा तो वुमेन राइट एक्टिविस्ट लोग बहुत प्रेज किया। अब आते हैं कि बाकी कंट्रीज, बोलते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज जो है, ये जो ईयू के भी कंट्रीज है, उन लोग भी इस जो टैक्स को बहुत पहले ही हटा चुके हैं। जैसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है, वो इस तरह के प्रोडक्ट पे कभी वैट लिया ही नहीं, मतलब नहीं लेता था, जबकि वो ईयू का मेंबर है। फिर आयरलैंड का ही है, टैक्स रेट जो है वो पहले ईयू का मेंबर होने के बाद भी वो अपना टैक्स लॉ खुद बनाता था और वो फ्री था। फिर स्कॉटलैंड पहला जो कि यूके का पार्ट था, वो एक हिस्ट्री बनाया था कि वो 2020 नवंबर 2020 में पहला कंट्री बना वर्ल्ड का, जो कि इस तरह का प्रोडक्ट्स को, पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। ठीक है, जो भी जिसको चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाओ। तो बहुत सारा मूवमेंट हुआ है वो अगेंस्ट टैम्पोन टैक्स। तो 2001 में इसका हिस्ट्री दिया हुआ है, ये तुम लोग पढ़ लेना कि कैसे टैम्पोन फंड वो रेज हुआ, और फिर कैसे वो फंड जनरेटेड बाय वैट वो वल्नरेबल वुमेन और गर्ल्स को, मतलब उस तरह से वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ, ये इसके बारे में हिस्ट्री है, ये तुम लोग पढ़ लेना। फिर आगे जो न्यूज़ है, अच्छा आगे एक है, इंडोनेशिया बैन किया है इस्लामिक डिफेंडर फ्रंट, जिसको एफपीआई बोलते हैं, इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, ये कोई बताएगा कि वर्ल्ड में मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, वो कौन सा कंट्री है? तूफा, हाँ तूफा बोलो। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का नाम लिए तो गेसेबल था। अच्छा ठीक है, सेकंड कंट्री बताओ जहाँ पे मुस्लिम सबसे ज्यादा है। इंडिया आई गेस। हाँ, ये भी सही है। तो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है वो है इंडोनेशिया, और फिर है इंडिया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है इंडोनेशिया, लेकिन वो बैन किया है किसको? इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट, जो इस्लाम को डिफेंड करते हैं। ठीक है, उन मतलब उसका जो
रूल्स है उसको मतलब इम्पोज करने का या फिर उसको सही ठहराने का कोशिश करते हैं, उनको ही बैन कर दिया। तो इसके बारे में दिया हुआ है। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, तो इसको क्यों बैन किया हुआ है? तो ये बहुत सारा प्रोटेस्ट करता है जो कि मतलब जैसे प्रो इस्लामिक करता है, लेकिन इन लोग इसलिए उसको बैन किए क्योंकि इससे क्या होता है कि वो पॉलिटिकली लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करते इस्लाम का नाम लेकर के। ठीक है, तो इसके लिए जैसे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, तो इससे क्या होगा कि बाकी जो लोग हैं उन लोग में जैसे मतलब आगे में जो भी है मतलब उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट रेज करने का, जबकि शांति है, क्रिश्चियंस भी है, बाकी लोग भी है, तो यहाँ पे जस्ट उसको इस्लाम के नाम पे भड़काने का काम करते हैं इन लोग, तो इसीलिए इन लोगों को बैन ही कर दिया है। तो इसके बारे में, इसका लीडर के बारे में दिया हुआ है, जो इसका लीडर था वो रिजीक सिहाब लीडर है, मतलब लीडर था नहीं, 55, जो कि जिसपे मतलब कुछ केसेस चल रहा है, कंट्रोवर्शियल फिगर है, क्योंकि इस पे बहुत सारा चार्जेस लगा था, जिसके चलते वो भाग करके सऊदी अरेबिया में शरण लेके बैठा हुआ है, वो असाइलम लेकर के। तो इस पे पोर्नोग्राफी का चार्जेस लगा हुआ है। इवन कुछ चार्जेस ऐसा भी है, मतलब एक औरत भी पाई गई थी जो कि जिसके साथ इंटीमेट बातचीत भी इसका पकड़ाया था। बहुत सारा ये कंट्रोवर्शियल में रहता था, तो इस पे चार्जेस लगा, तो ये भाग करके चला गया सऊदी अरेबिया। तो ये वही अभी इसीलिए वो ग्रुप को ही बैन किया हुआ है, तो उसी के बारे में न्यूज़ है। तो ये तुम लोग पढ़ लेना, इसमें और कुछ बताने का कुछ नहीं है। फिर आते हैं मॉल्स फॉर पीस, ये अच्छा न्यूज़ है। मॉल्स फॉर पीस ये क्या है? अच्छा, अभी एक इज़राइल और किसी के बीच में कुछ अकॉर्ड हुआ, जो कि हिस्टोरिक ही बोलते हैं कि वो, अच्छा ये इतने सालों बाद हुआ एक हिस्टोरिक अकॉर्ड। उस अकॉर्ड का नाम बताओ और कौन सा कंट्री के साथ हुआ, ये भी बताओ। मतलब इज़राइल का किसी अरबियन कंट्री के साथ दोस्ती हुआ, उस अकॉर्ड का नाम क्या था? बहुत न्यूज़ में आया था। पूजा? मैम अब्राहम अकॉर्ड का बात कर, और किस कंट्री के बीच में हुआ था? वो इजराइल, यूएई और बहरीन। तो यूएई इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो यूएई के साथ हुआ था। तो यूएई में ये है यूएई, और तो यूएई में दुबई, तो दुबई में तो मतलब टूरिस्ट का बहुत ज्यादा वो ये रहता है कि हाँ वहाँ जाएंगे, और वहाँ पे एक स्टेटस भी रहता है कि वहाँ गए हैं, मतलब दुबई में गए हैं, दुबई में टूरिस्ट मतलब अपना स्टेटस भी डिक्लेयर करने के लिए जाते हैं, मतलब देखने के लिए कि मतलब एक स्टेटस है कि हाँ हम दुबई गए हैं, दुबई का वो सारा कुछ। तो अभी यही देखा गया है कि थाउजेंड्स ऑफ इजरायली टूरिस्ट दुबई में आए हैं, और वहाँ पे मेड इन इज़राइल अल्कोहल वो सब बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, यूबिक्विटस, मतलब हर जगह पाए जा रहे हैं, और मॉल्स भी लोग घूम रहे हैं। तो मॉल्स, मार्केट, बहुत सारा मतलब बोल रहे हैं कि ये दोनों कंट्री के लोगों के बीच में पीस भी रहेगा, और ये जो नेशंस जो ट्रीटी किया है इसको मतलब जैसे बोला जा रहा है कि ये और पीस की तरफ लेके जा रहा है। तो यही है मॉल फॉर पीस, कि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं इज़राइल से, और दुबई में भर गए हैं, मतलब दुबई में हर चीज़ के लिए। और अभी जैसे पैंडेमिक मतलब कोविड में भी लॉकडाउन हुआ है इज़राइल में, तो अभी दुबई में बोलते हैं कि दुबई में वेडिंग डेस्टिनेशन भी बना लिए हैं बहुत सारे वो इज़राइली लोग। तो अभी बहुत कुछ मतलब इज़राइल के लोग यहाँ पे बाज़ार, मार्केट प्लेस, मॉल्स घूमने के लिए और आ रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए ये न्यूज़ था। तो बोल रहे हैं कि मतलब बोलते हैं कि लोगों को जो डेमोनाइज़ किया गया था इतने दिन तक कि अरे अलग से लोग थे। मतलब इज़राइल में क्या ज्यूइश लोग को डेमोनाइज़ किया गया था ना कि अरे लोग यहूदी ये है, वो है। तो बोला जा रहा है कि ये से दिख रहा है कि उन लोग जब पॉपुलेशन मतलब एक-दूसरे को अगर जब जान रहे हैं तो वो कुछ और ही चेहरा सामने आ रहा है। मतलब अच्छा ही चेहरा, जैसे जब तक लोगों को नहीं जानेंगे तो हाँ, ये खराब होते हैं। तो जब देख रहे हैं तो सब अच्छा ही हो रहा है, वही इसीलिए ये टॉपिक आया था। अब आते हैं, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है।
तो ये क्या है? ईरान न्यूक्लियर डील कुड बी सेव्ड बाय इनकमिंग बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अच्छा, अब थोड़ा सा पूछेंगे, ये तुम लोग का बहुत रिपीट हो चुका है लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं। ईरान डील का नाम बताओ, पूरा फुल फॉर्म के साथ बताना और विथ मेंबर्स, मतलब मेंबर्स ऑफ, मतलब एग्रीइंग पार्टी, जो भी दो पार्टी का नाम और डील का नाम। ओनली अनिमेश, आकांक्षा को भी याद था? आकांक्षा क्यों नहीं बोलती हो? गलत भी आने से बोलना। यस याद है। तो याद है तो हैंड रेज करोगी तब तो पूछेंगे। हाँ ठीक है आकांक्षा, तुम ही बोलो। जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन। अच्छा, उसमें कौन कौन पार्टी था? मतलब डील उसमें किसके किसके पार्टी बीच थे। में हुआ? एक डील किस किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ वाले लोग का तो नाम कोई भी बता देगा। एक ईरान है मैम, हाँ, दूसरे तरफ? दूसरी तरफ यूएसए। यूएसए तो है और भी है। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनोगे, हर बार हम पूछते हैं तो हर बार वो याद रह जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है, कौन बोलेगा? अच्छा पूजा ही बोलो। पूजा। पूजा आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। अच्छा, पूजा का तो आवाज नहीं है, अनम्यूट है फिर भी। ठीक है, मीरा बोलो। चाइना, रसिया, फ्रांस, यूएस, यूके और एक क्या था, जर्मनी। देखो, आसान तरीका है P5+1 करने का। अब P5+1 में कौन कौन है वो देख लो, ठीक है? याद रख लोगे क्योंकि ये सब बहुत छोटा क्वेश्चन है और हर बार जब पूछते हैं तो मतलब ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैम एक गलत था क्या? P5 बोले तो हम 6 बोले ना। हाँ, तो जर्मनी तो P5 में नहीं आता है ना। अच्छा अच्छा। P5 कौन है? परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ P5 बोल तो देते, परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो याद रखो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 कौन से हैं? जो वर्ल्ड वॉर 2 में विनिंग पार्टीज है। तो विनिंग पार्टीज कौन कौन है, इस तरह से याद किया जाता है। विनिंग पार्टीज कौन कौन थे? तो यूएस जीता था, फ्रांस जीता था, क्योंकि अब अलाइड पावर्स याद कर लो, 4 अलाइड पावर्स तो हम लोग को ऐसे ही याद है। कौन कौन सा? यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, और एक चाइना उसका साथ दिया था, इसलिए चाइना। तो P5 कौन होगा? यही 5 हुआ। और जर्मनी इसमें है डील में, और यूरोपियन यूनियन भी है, लेकिन जर्मनी को परमानेंट 5 में जगह नहीं मिला क्योंकि वो जीता नहीं था, ठीक है? इस तरह से याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। P5 मतलब वही जो परमानेंट 5 ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है? इसमें दो पार्टी वही था, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ कौन? P5 मतलब वही फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया, यूएस और जर्मनी था। और भी इसमें आ जाएगा यूरोपियन यूनियन। यूएस बोल दिया कि ये डील से हम बाहर निकल गए 2018 में ही, बोला ना। यहाँ पे डिटेल देखा दिया हुआ, देखो तो परमानेंट 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये 5, ठीक है? प्लस जर्मनी एंड द यूरोपियन यूनियन। तो वियना में ये साइन हुआ था 2015 में। इसमें बहुत डिटेल में इसका दिया हुआ है, JCPOA का, याद कर लोगे ये, इसीलिए ये वाला न्यूज फिर से दिया हुआ है। अच्छा, इसके बारे में आ जाए, थोड़ा सा और बात कर ले। तो ये क्या है कि यूएस बाहर निकल गया, लेकिन बाकी जो कंट्रीज है अभी भी ये उसके साथ सॉफ्ट रहने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान जो सारा डील का जो कंडीशंस था वो तोड़े और फिर से न्यूक्लियर एनरिचमेंट शुरू करे, और जो भी बना बनाया जो उस पे सैंक्शंस, मतलब जैसे सैंक्शन नहीं, जो उस पे मतलब जो भी हो कंसिलिएशन के ही तहत उस पे जो दबाव बना के रखा गया था उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दे। तो बाकी पार्टीज ये यूएस पे आंख लगा के बैठे हुए कि अब जो बिडेन आया है तो जो यूएस जो करके गया, जैसे ट्रम्प का जो शासन मतलब प्रेसिडेंसी में जो हुआ उसको वापस लेकर के आएगा। मतलब कि जो JCPOA डील है वो वापस उसका क्या होगा, उसके लिए बिडेन पे सबका नजर है कि उसका जैसे ही रिटर्न होगा तो क्या होता है।
तो JCPOA जब साइन हुआ था, इसमें और भी डिटेल है, JCPOA जब साइन हुआ था तो उस समय बिडेन उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के टाइम में, ठीक है। तो अब आते हैं इस डील में क्या था। डील में क्या था कि वो जो न्यूक्लियर बम डेवलप कर रहा है वो नहीं करेगा, और क्या है उसके अगेंस्ट में उसको रिलीफ मिलेगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो उस पे लगाए गए हैं वो हटेगा। अब न्यूक्लियर इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, ऑफिशियली इसका नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये याद कर लोगे इसके कौन कौन पार्टीज थे। ये वियना में साइन हुआ था जुलाई 2015 में, और इसके तहत क्या हो, और ये फोर्स में कब आया, तो जनवरी 2016 में ये फोर्स में आया। इसके तहत क्या क्या हुआ, तो इसमें ये था कि जो UN, US और EU जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं ईरान पे, वो लोग हटा देंगे, ठीक है, उससे रिलीफ मिल जाएगा ईरान को। और ये क्या है, ईरान को उसके बदले क्या करना होगा, अपना जो नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस वो जो कम करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और क्या है, अपना जो हैवी वाटर है वो रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, जिससे कि वो प्लूटोनियम ना प्रोड्यूस कर पाए। फिर क्या है, अपना जो एनरिचमेंट साइट है, जो कि कहाँ पे है, फोर्डो में, इसमें बहुत डिटेल दिया हुआ है। एग्रीड टू कन्वर्ट इट एनरिचमेंट साइट, एनरिचमेंट जहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट होता है फोर्डो में, उसको रिसर्च सेंटर बना देगा। और क्या है, और क्या करेगा ईरान, तो जो IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो इंस्पेक्टर है, और UN न्यूक्लियर वॉचडॉग जिसको बोलते हैं, उसको अपना सारा साइट पे जाने का परमिशन देगा, ठीक है। अब इसके आगे वो तो बोले इकोनॉमिक सैंक्शंस हटेगा, तो क्या क्या, और इकोनॉमिक सैंक्शंस हटेगा मतलब क्या क्या होगा, ईरान को जो इंटरनेशनल बैंकिंग है, ठीक है, जिसमें उसको ग्लोबल ट्रेड करने का जो उससे जो उसको अलग करके रखा गया था, वो सब परमिशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद ईरान को ये परमिशन मिल जाएगा कि वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट खरीदे और जो बिजनेस डील है वो करे। फिर उसके बाद जो ईरान का जो ओवरसीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ओवरसीज डील था, उसको फ्रीज करके रखा गया था, मतलब उसको रोक दिया गया था, वो सब हटा दिया गया, अनफ्रोज कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। फिर उसके बाद अब क्या हो गया, और उसका क्या, हम ये बता ही दिए कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम, स्टॉक पाइल साइज, ये सारा कुछ उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना था। तो ये कब तक चलता, ये डील में था कि ये कब तक रेस्ट्रिक्टेड रहता, तो 2031 तक, ठीक है। ऐसा था कि 15 साल के बाद तक ये डील चलता। ये 2016 में, मतलब 15 साल तक ये चलता, यानी 2016 में फोर्स में आया तो 2031 तक चलता। लेकिन फिर क्या हो गया, अच्छा नहीं, तो इससे क्या हुआ कि वो तो कमिटमेंट हो चुका था, न्यूक्लियर डील हो चुका था, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। IAEA गया 2016 में और फिर देखा तो बोला कि हाँ ईरान कमिटेड है, मतलब वो अपना एनरिचमेंट कम कर रहा है। और इससे क्या हुआ कि ईरान फिर ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में धीरे धीरे आ गया, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें फिर धीरे धीरे आ गया। लेकिन 2016 का जो डोनाल्ड ट्रम्प का था, वो कैंपेन में वो पहले से ही क्रिटिसाइज करते थे कि नहीं, ईरान का ऊपर जो तुम लोग सैंक्शंस हटाया है ये सही नहीं है, ये डील भी सही नहीं है, क्योंकि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है इस डील में उसको नहीं तुम लोग लाया है। तो ये सब करके उसका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोपेगेंडा ही यही था। तो उसको बोल रहा था बार बार रीनेगोशिएट करने के लिए, और जैसे ही US प्रेसिडेंट बना वो मई 2018 में खुद से ही बाहर निकल गया US। अब आते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उसी समय सैंक्शन इम्पोज कर दिया, और बाकी जो कंट्रीज है वो बोल दिया कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि वही पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो भी डील करेगा ईरान से तो उस पर सैंक्शंस लगाएंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज को, उसमें कुछ 8 कंट्रीज थे जिसको उसको एग्जम्पशन दिया हुआ था, मतलब वेवर दिया हुआ था, टेम्पररी वेवर, जिसमें इंडिया भी था, जिसका जो वेवर है वो अप्रैल 2019 में खत्म हो गया, JCPOA के तहत जो वेवर मिला था। तो अब आते हैं कि अब जो विड्रॉ कर गया US, इससे अब ईरान क्या क्या कर दिया। तो इससे ईरान ये कर दिया, तेहरान तो
जो भी कमिटेड था तो वो कमिटमेंट अब उस पे लागू नहीं, वो तो बोला कि अब तो डील वो खत्म ही कर दिया, तो कोई मतलब नहीं है डील का। तो फिर उसके बाद अभी जो बोल रहे हैं कि जो IAEA सर्वे किया, तो उसमें ये दिखाया गया कि ईरान बहुत जगह जो जो लिमिट लगाया गया था वो लिमिट क्रॉस कर रहा है। इवन जो तेहरान और यूएस के बीच में सैंक्शंस जो टेंशन जो बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जैसे जनवरी में हम कुछ कुछ हुआ, जैसे कासिम सुलेमानी जो कि यूएस ड्रोन अटैक में जो बगदाद में मारा गया, तो उससे और टेंशन शुरू हो गया। फिर उसके बाद ईरान बोल दिया कि हम जो न्यूक्लियर डील से वो अब कोई सल्लुक मतलब अडियर नहीं करते, मतलब उससे हम बाधित नहीं है, मतलब अब हम न्यूक्लियर डील्स को नहीं मानते, सीधा सीधा यही बोले। फिर उसके बाद और दूसरा जो वाशिंगटन और तेहरान के बीच में रिलेशन खराब हुआ, वो जो मोहसेन फखरीजादेह का जो असैसिनेशन हुआ, जो कि बोला जा रहा है कि इजराइल करवाया था, जो कि एक यूएस एलाई है। तो इसके चलते भी उन लोगों का रिलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब आते हैं कि मीटिंग किया गया, हाई लेवल मीटिंग हुआ जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज था। तो उन लोग ये बोले कि ये जो कमिटमेंट हम लोग किए थे JCPOA में, उसको फिर से प्रिजर्व करना, फुल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JCPOA बाय ऑल रिमेन्स क्रूशियल, मतलब सारा जो भी है वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो जरूरी है कि उसको फिर से री इम्प्लीमेंट करवाए। मानते हैं ईरान बहुत सारा वायलेशन कर चुका है, ठीक है। जो लिमिट है स्टॉक पाइल्स का, एनरिचमेंट का, वो ऑलरेडी वो क्लेरिफाई कर दिया है कि हाँ वो हम सबको ब्रीच कर गए हैं, मतलब सबको मतलब सबसे ज्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी वो ये बोला है, मतलब कमिट किया है कि हम वो रैपिड रिवर्सल कर देंगे अगर फिर से वो डील हो जाए तो, ठीक है। तो ये अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। और वो बोल रहा है कि हम IAEA का इंस्पेक्टर को फुल एक्सेस देंगे सारा न्यूक्लियर साइट्स पे, इवन जो कि वो ट्रीटी का मतलब वायलेट किया है, जो भी ऑब्लिगेशंस था वो नहीं माना है, लेकिन फिर भी वो बोला है। तो आगे अब जो बिडेन आए हैं मतलब आएंगे 20 जनवरी में, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। अब आते हैं वॉर एंड वर्ड्स। तो ये जो न्यूज़ है ये है अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान थोड़ा ही है, अफगानिस्तान का जो ये न्यूज़ है, तो इसमें क्या है कि इसमें अफगान गवर्नमेंट और तालिबान ये फिर से दोहा में नेक्स्ट वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक यानी दिसंबर में ही, दिसंबर नहीं अभी जनवरी में हो रहा होगा, जनवरी में वो प्लान किए होंगे, तो शायद हो भी गया हो। तो ये क्या है कि ये दोनों फिर से दोहा में अपना जो क्या बोलते हैं पीस डील वो फिर से साइन करने के लिए बोल रहे हैं, या अग्रीमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। तो तालिबान का न्यूज़ पहले भी था कि यूएस और तालिबान एग्रीमेंट करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन दोनों ही पार्टी भले एग्रीमेंट करने के लिए दोनों मिल रहे थे बार बार, मतलब मिलने के लिए वो प्लानिंग हो रहा था, एग्रीमेंट करने के लिए प्लानिंग हो रहा था, लेकिन दोनों मतलब वॉर से पीछे नहीं हट रहे थे। दोनों का जो इंसर्जेंट्स है, दोनों के तरफ से जो तालिबान का जो ग्रुप है वो ऑलरेडी वॉर में ही था, और प्लस उसके बाद यूएस का भी जो था वो जो मिलिट्री है वो रुक नहीं रहा था। तो अभी देखते हैं कि ये दोनों ही, जैसे कि 2019 में इलेक्शन हुआ, ये बात पिछले न्यूज में मतलब पहले भी तुम लोग न्यूज में पढ़े हो कि 2019 का इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि अशरफ घानी जीत तो गए, लेकिन अब्दुल्ला उसको चैलेंज किया और पैरेलल गवर्नमेंट बनाया, ठीक है वहां पे। लेकिन फिर भी वो भी चाहता है कि वो तालिबान के साथ जो सुलह हो जाए, मतलब दोनों ही मिलके ये चाहते हैं, भले वो एंटी मतलब गवर्नमेंट वो अलग से बना लिया, लेकिन अशरफ घानी का भी और अब्दुल्ला का भी, दोनों का ही मोटिव यही है कि तालिबान से सुलह, मतलब तालिबान का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, और तालिबान ये अड़ा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि तालिबान का क्या मांग है कि वो बोल रहे हैं
कि हम लोग को पार्लियामेंट मतलब नेगोशिएशन कब होगा, तो हम लोग को गवर्नेंस में हम लोग को हिस्सा मिले, तो ही हम कुछ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ का बात कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी देखा जाए कि आगे क्या होता है। अभी तो मतलब फिर भी लेकिन इस बात पे नहीं है कि सीज़ फायर करेगा, नहीं करेगा, इस बात पे कोई चर्चा नहीं है। अभी भी तालिबान और गवर्नमेंट बात करेगी, रूल्स और प्रोसीजर सेट करेगी, लेकिन अभी उस बात पे नहीं है कि हाँ, सीज़ फायर होगा कि नहीं होगा। तो ये अभी चल ही रहा है। फिर ये भी कुछ कंसर्न ये भी है, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो बोल रहे हैं, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, तालिबान को दे भी दे, मतलब कन्फ्लिक्टिंग हो जो भी हो, तो क्या जो तालिबान का टर्म्स पे अगर नहीं मानेंगे या फिर तालिबान को ले भी आएँगे, तो क्या जो अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो फॉल के बाद जो प्रोग्रेस हुआ है, वो क्या मतलब रहेगा या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? वो क्या खत्म नहीं होगा? मतलब उस तरह का बात उठ रहा है। ठीक है, ये आगे तुम लोग पढ़ लेना। एक और न्यूज़ है, ये है करीमा बलूच। तो ये करीमा बलूच एक एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, मतलब ये बोल सकते हैं। तो ये क्या है ना, इसको पाया गया टोरंटो में, डेड पाया गया, टोरंटो कनाडा में। ये जो एक्टिविस्ट है करीमा बलूच, ये बलूचिस्तान में मतलब बलूचिस्तान का जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स था, या वहाँ पे जो भी वायलेशंस हो रहे थे, ह्यूमन राइट वायलेशंस, विमेन के अगेंस्ट जो भी वायलेशन हो रहे थे या टॉर्चर्स हो रहे थे, जो एब्डक्शंस हो रहे थे, मतलब कोई गायब हो गया, टॉर्चर, किडनैपिंग, मर्डर जो भी हो रहा था, उस पे बहुत सारा कुछ बात वो लिखी थी, और उसके अगेंस्ट में कैंपेन भी की थी, कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, इस तरह का बहुत सारा एक्टिविटीज वो की थी। तो वही पाया गया कि वो अभी टोरंटो में उसका डेड बॉडी पाया गया। तो ये करीमा बलूच का, तो उसी का डिटेल दिया हुआ कि बलूची वुमेन के बारे में वो बहुत हाईलाइट की थी, लीगल सिस्टम के बारे में हाईलाइट की थी, रिलीजियस ग्रुप्स इन पाकिस्तान जो कि स्टेट और सोशल मशीनरी का यूज करते थे, विमेन को टारगेट करते थे, जनरली जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उन लोग को। और इवन वो गार्जियन टाइटल में एक मतलब गार्जियन में एक रिपोर्ट भी छापी थी जिसका नाम था किडनैप टॉर्चर मर्डर द प्लाइट ऑफ पाकिस्तान थाउजेंड ऑफ डिसअपियर्ड। तो ये सब की थी, तो अभी उसको डेड मतलब मिली है, तो ऑब्वियस सा बात है कि एक्टिविस्ट लोग को कहीं ना कहीं से मतलब पीछे लगा ही देते हैं, कुछ लोगों को उन लोगों के पीछे। तो ये उसके बारे में दिया हुआ है कि वो कहाँ पे पाई गई, और फिर उसके बाद वो रिफ्यूज मतलब ली थी, जो करीमा बलूच थी, वो कनाडा से रिफ्यूजी स्टेटस उसको मिला हुआ था, और वो टारगेटेड थी, ऑब्वियस सा बात है, कोई ये कर दिया होगा। फिर और भी न्यूज़ है कि उससे पहले भी बलूचिस्तान का पोस्ट में एक साजिद हुसैन जो थे, वो चीफ एडिटर थे द बलूचिस्तान पोस्ट के, वो भी पाए गए थे, वो कहाँ पे, उपसला स्वीडन में। वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में बहुत कुछ लिखे थे, उनको असाइलम दिया गया था स्वीडन में, लेकिन वो भी 2017 में शायद वो भी डेड पाए गए। तो ये था आज का सारा न्यूज़, ये बाकी पढ़ लेना, ये एक्टिविस्ट लोग के पीछे लगा ही देते हैं। तो जितना न्यूज़ कवर किए उसमें किसी को डाउट है तो फिर बोलो, तो फिर हम आगे ये करेंगे। जितना न्यूज़ कवर किए, बाकी हम शीट तो शेयर कर देंगे, जितना न्यूज़ कवर किए उसमें किसी को डाउट है? अच्छा, वो शीट दिखाने से ज़्यादा बेहतर होगा। एक सेकेंड हम देख लें। किसी को डाउट नहीं है, किसी का हैंड रेज तो है नहीं, तो फिर तो ठीक है, आज का क्लास फिर क्लोज करते हैं। फिर अच्छा, और एक बात, कल तो छुट्टी है, सर तो बोल ही दिए थे, परसों जैसे 15 से हम सुबह में क्लास लेंगे और सर शाम में क्लास लेंगे, मतलब करंट अफेयर्स ही लेंगे, तो कुछ पोर्शन सुबह में हम लेंगे और सर कुछ पोर्शन शाम में, क्योंकि हम लोग का बहुत बैकलॉग है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो सुबह में हम अभी डिसाइड किए हैं कि वही 10:40 तक क्लास स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से अभी तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। तुम लोग कंफर्टेबल हो ना उस टाइम में 10:30?
किसी को कोई डाउट होगा तो मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो बोल सकते हो, फिर हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंगली। लेकिन अभी हम 10:30 सोच के रखे हैं, ठीक है। तो 10:30 मतलब 15 से 10:30 हम क्लास लेंगे और शाम में सर का क्लास रहेगा, ठीक है। तो अभी का क्लास क्लोज करते हैं। कल छुट्टी है मैम। हाँ, कल छुट्टी है, ठीक है, कल छुट्टी है। ओके, ठीक है, तो अभी का क्लास क्लोज करते हैं। Thank you.